मनोविज्ञान के एपिसोड 7 में आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गामक विकास और भाषा विकास के। क्योंकि भाषा विकास और गामक विकास दो बहुत छोटे आयाम हैं, मतलब कम समय में कवर होने वाले हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने एक साथ कवर करने की कोशिश की है। पिछले एपिसोड में हमने शारीरिक विकास की बात की थी कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार शारीरिक विकास आगे की ओर बढ़ता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर और आप एक बार इसको अवश्य देखें। आज की क्लास में, आज के एपिसोड में हम गामक विकास की बात करेंगे। अब यहाँ ये जो गामक वर्ड आता है ये और भी आता है, कहीं पर भी आता है। याद कीजिए कहाँ आता है। जब अपन पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हैं तो पियाजे के सिद्धांत की जो पहली अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, उसका नाम क्या है? संवेदी गामक। अब संवेदी गामक आ गया और ये जो गामक वर्ड है, अब संवेदी तो संवेदना से जुड़ा हुआ है। संवेदना का मतलब होता है जो ज्ञानेंद्रियों से हमें जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, जो सेंस ऑर्गन्स हमें मिले हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है उसको हम संवेदना कहते हैं। आंखें दृश्य जानकारी पहुंचाती हैं, आपके कान श्रव्य जानकारी पहुंचाते हैं, आपकी जीभ स्वाद का बताती है, आपकी त्वचा स्पर्श के माध्यम से और आपका नाक स्मेल के माध्यम से 5 प्रकार की सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। उसे हम लोग कहते हैं संवेदना। लेकिन ये जो गामक वर्ड है इसका अंग्रेजी में अर्थ मतलब होता है मोटर। अब मोटर का मतलब क्या समझ? हम मोटर का मतलब वो मोटर समझते हैं जो आपके पंखे कूलर में लगी है, तो आप बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। आज अगर मैं अपनी गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहा हूं तो ये गामक क्रिया ही तो है। अंदर कोई ऐसी मोटर तो है, ऐसी कोई मैकेनिज्म तो है जिसके द्वारा मेरी गर्दन इधर उधर घूम रही है, मेरे हाथ पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूं, मैं मेरी अंगुलियों का इस्तेमाल ऐसे कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो ये मेरी मोटर स्किल्स है। गामक विकास का मतलब क्या है? हमारा जो शरीर है इसमें कंकाल तंत्र के साथ साथ मांसपेशियों का एक बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम बना हुआ है। और ये मांसपेशियों का जो सिस्टम होता है इसको प्रैक्टिस के द्वारा अपन बहुत अच्छा शुद्ध या परिशुद्ध या बहुत बारीक काम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लोहार का और सोनार का काम अलग अलग होता है, दोनों ही अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी सुनार 100 बार हथौड़े मारता है और लोहार वही काम 1 बार हथौड़ा मार के कर देता है। एक कार्य बड़े लेवल पर हो रहा है, आपको बड़ा हथौड़ा काम में लेना है, लेकिन अगर आपको कोई आभूषण बनाना है, गले का हार बनाना है, कितना बारीक काम उसके अंदर करना पड़ता है। तो यही चीज हमारे गामक क्रियाओं के बारे में बताती है। गामक का मतलब होता है गमन। गमन यानी मूवमेंट, यानी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं या हमारी बॉडी की एक संपूर्ण शरीर की या शरीर के किसी अंग की जो मूवमेंट होती है उसी को हम लोग गामक विकास के अंतर्गत देखते हैं। अब गामक विकास वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपके अनुभव, आपके प्रशिक्षण का फायदा मिलता है। बचपन में जब आपको एक कॉपी के अंदर पहली लाइन में टीचर लाल पेन से लिख के देते थे, लिखो राम आम खाता है ना, तो आप क्या करते थे? पूरे पन्ने पर वही रिपीट करते थे, राम आम खाता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुलेख, यानी आपकी हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पता है कि उनको कर्सिव राइटिंग के लिए अलग अलग नोटबुक आती थी। अंग्रेजी की जो हमारी नोटबुक होती थी वो अलग होती थी, उसमें 4 लाइन होती थी। अब उसमें हमें देखना होता था कि जैसे एच लिख रहे हैं तो एच का कौन सा हिस्सा लाइन के ऊपर जाएगा, एच का कौन सा हिस्सा लाइन के नीचे जाएगा, एफ आप लिख रहे हैं तो कौन सा हिस्सा नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा। इसकी बाकायदा हमें इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। वो हमारा गामक विकास है। तो मूवमेंट का मतलब हो गया जिस भी प्रकार से हमारी बॉडी या बॉडी के पार्ट्स मूवमेंट करते हैं। गामक विकास का अर्थ क्या है इसको समझ लीजिए। अपने हाथों, अपने पैरों और अपने शरीर की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनकी जो एबिलिटीज, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका डेवलपमेंट होना या उनका विकास होना। तो इन इंग्लिश वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ योर मसल्स ऑफ योर हैंड्स, your legs and your body is a motor development.
यानी आपके शरीर की, जिसमें आपके हाथ पैर भी शामिल हो जाते हैं, उनकी जो मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं, उनका जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें आपकी मांसपेशियों की गति आ जाती है, उनकी स्पीड आ जाती है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि कितना जल्दी आप किसी काम को कर सकते हैं। जैसे एक मुक्केबाज का हाथ जाता है ऐसे, इतने में सामने वाला मुक्केबाज उसको 3 पंच मार देता है। ये स्पीड का खेल है। जैसे आप अगर ड्रम बजा रहे हैं तो वो ड्रम कितना स्पीड से आप ऐसे ड्रम बजा रहे हैं, तो वो आपकी स्पीड पर है। जैसे एक टाइपिस्ट की, एक आप जैसे मेरे जैसा आदमी लिखता है ABSENT ऐसे लिखता है, लेकिन एक टाइपिस्ट ऐसे टाइपिंग करता है, ऐसे फटाफट। क्या है? मोटर स्किल्स। यानी आपकी मांसपेशियां कितनी स्पीड से काम कर रही है, उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। आप अगर रोज, जैसे आज आपने 5 किलो का वजन उठाया, इजीली उठाया, कल आप 6 किलो उठाइए, परसों आप 7 किलो उठाइए, 8 किलो उठाइए, 9 किलो उठाइए। जैसे जैसे आप इसको ट्रेनिंग देंगे, एक दिन आप अपने वजन से ज्यादा वजन उठा सकते हैं। जो वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई एक दिन अचानक थोड़े वजन उठाते हैं, वो एक साथ वजन उठाते हैं, लेकिन रोज उसका अभ्यास करते हैं। तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये गाड़ियां वगैरह खाली करने वाले, जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो लोग काम करते हैं, जो हमारे साथी काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये थोड़ी है कि वो 50 किलो का सीमेंट का जो कट्टा होता है वो ऐसे फेंक देते हैं। नहीं, अभ्यास हो जाता है। अभ्यास हो जाता है तो वो अभ्यास के कारण ऐसे कट्टे को उठाते हैं, ऐसे पीछे रख लेते हैं और ऐसे फेंक भी देते हैं। आप और हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। तो इस कैपेसिटी को डेवलप किया जा सकता है विद प्रैक्टिस। समन्वय, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कि हमारे हाथों की, पैरों की या बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, हाउ डू वी कोऑर्डिनेट देम, कैसे हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चलते हैं तो देखो कैसे हाथों पैरों का कोऑर्डिनेशन होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो, एक पैर आगे निकल जाए, एक पैर पीछे रह जाए, हम गिर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन का ही तो काम होता है। जब उधर से कोई बॉल आ रही होती है, एक फील्डर कैसे ऐसे कैच कर लेता है, ऐसे कैच कर लेता है। अभी थोड़े दिनों पहले वर्ल्ड कप में फिलिप्स का आपने कैच देखा होगा, कैसे जंप मार के कैच लिया। ये होता है अपनी बॉडी की मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन। कैसे कौन सा अंग कहां कितना जाएगा, हाथ कितने खुलेंगे, पैर कितने खुलेंगे, बॉडी का पोस्चर क्या होगा, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। कई बार मैं कहता हूं कि आप और हम गिरते हैं तो बाय गॉड गिरने के बाद लोग बताते हैं कि ये ऐसे गिरा था होश में आने पर। लेकिन जो एथलीट होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, या जो पोल वॉल्ट का, जैसे ओलंपिक्स में पोल वॉल्ट का कंपटीशन होता है, तो उनको पता होता है कि जब मैं गिरूंगा तो मैं इस शरीर के हिस्से का जमीन से पहले स्पर्श होगा। उनको पहले से पता होता है। बिल्ली भी जब ऊपर से जंप मारती है तो वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड जंप होता है। वो कभी भी सिर के बल नहीं गिरती, वो पंजों के बल गिरती है, क्योंकि पंजे जो होते हैं, उसकी हड्डियां जो होती है, वो शॉक को, जो झटका लगता है जमीन से संपर्क में आते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहां पे गामक विकास में क्या है, हमारी मसल्स की स्पीड, उनकी कैपेसिटी, उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इन चारों चीजों की जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हमारा गामक विकास आता है। गामक विकास की अगर अपन बात करें तो गामक विकास के लिए ये चित्र मैंने पुस्तक में भी दिया है। गामक विकास जो होता है वो एक निश्चित दिशा, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन फॉलो करता है। और वो निश्चित दिशा क्या होती है, ये एक तो होता है स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा अगर वो लेटा हुआ है और उसके बगल में अगर कोई खिलौना पड़ा है और अगर उसको वो चाहिए तो वो क्या करता है, अपने पूरे शरीर को रोल करता है। कई बार आपने देखा होगा जो माताएं हैं वो पलंग के एक हिस्से में बच्चे को सुलाती है और बच्चा लुढ़कता हुआ पलंग के दूसरे हिस्से में आ जाता है। खास तौर पे ऐसे समय में माताएं पलंग के चारों तरफ कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखती है कि बच्चा पलंग से नीचे ना गिर जाए। वो पूरी बॉडी को रोल करते हैं। लेकिन बाद में वही बच्चा बड़ा होता है तो अपनी अंगुलियों से उस खिलौने को
पकड़ लेता है। आप और हम पहले किसी चीज को पकड़ते थे तो ऐसे पकड़ते थे, छोटे थे तब, जैसे बॉल आ गए तो बॉल को ऐसे पकड़ते थे। आज बस आप अपनी अंगुलियों की सहायता से बॉल को ऐसे पकड़ लेते हैं। ये क्या है, पहले स्थूल यानी ज्यादा शरीर के बड़े हिस्से का इस्तेमाल होता था, पूरी बॉडी का आप इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में समय के साथ और गामक क्रियाओं का अभ्यास होने से आपकी योग्यता जो है वो सूक्ष्म अंगों तक स्थानांतरित हो गई। तो ये जो विकास होता है ये ग्रोस यानी स्थूल से सूक्ष्म यानी फाइन तक होता है। तो ये ग्रोस टू फाइन चलता है, बारीक हो जाता है काम। ये सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले जनरल एक्शंस होती हैं, जनरल सामान्य आपकी गामक क्रियाएं होती हैं, बाद में वो गामक क्रियाएं सूक्ष्म होने लगती है यानी विशिष्ट स्पेसिफिक होने लगती है। ये शिरोपदाभिमुख, शिरो का मतलब होता है सिर से, यहां शिरो का मतलब सिर से है और पदाभिमुख का मतलब पैर से है। तो आपका जो गामक विकास होता है, आपका मतलब हम सब का जो गामक विकास होता है वो सिर से पैरों की तरफ होता है। यानी आप खुद देख सकते हैं कि जन्म होने के बाद शिशु सबसे पहले अपनी गर्दन पर कंट्रोल प्राप्त करता है। वो गर्दन को इधर उधर, 2 महीने का बच्चा तो गर्दन को इधर उधर हिलाने लग जाता है। जब इधर से कोई आवाज लगाता है, कोई चुटकी बजाता है तो बच्चा ऐसे गर्दन करता है, अच्छा तुम बजा रहे हो। एक इधर से दादी बोलती है, मिलो बेटा, ओ दादी आई, दादी है। लेकिन बाद में वही बच्चा सिर के बाद अपने इस हिस्से को यानी गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से यानी अपने धड़ पर कंट्रोल प्राप्त करता है, फिर अपने पैरों पर कंट्रोल प्राप्त करता है। तो जब बच्चा घुटनों के बल चलने लग जाता है तब तक उसके शरीर की मांसपेशियां इतनी डेवलप नहीं होती हैं कि वो पूरी बॉडी को सीधा रख सके और चल सके। तो पहले आपने देखा होगा कि बच्चे सबसे पहले गर्दन हिलाते, फिर थोड़े दिनों बाद वो बैठना शुरू करते। तो बैठने में कौन सा हिस्सा काम आ रहा है, आपके हिप से लेकर हेड तक का हिस्सा काम आ रहा है। उसके बाद वो रेंगना चालू कर देते हैं या बैठे बैठे खिसकना चालू कर देते हैं, और उसके बाद वो जब चलना शुरू करते हैं तब आप खुद समझ लीजिए कि पहले सिर पर कंट्रोल होता है, बाद में पैरों पर होता है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। मैं हिंदी में लिख रहा हूं लेकिन आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों को समझ लीजिए, ये सिफेलोकॉर्डल होता है। सिफेलो जो वर्ड होता है वो सिर के लिए यूज किया जाता है, और ये जो कोडल वर्ड होता है ये पैरों के लिए यूज किया जाता है। वैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं कि जो मछलियां होती हैं उनका जो पीछे वाला जो पूंछ वाला हिस्सा होता है उसको कोडल कहा जाता है। दूसरी बात, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब समीप होता है और डिस्टेंस का मतलब दूर होता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस से बना हुआ है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी शरीर का जो केंद्रीय भाग है यानी सेंटर वाला पार्ट, वही मैंने बोला ना धड़ वाला हिस्सा, वो पहले गामक रूप से विकसित होता है और बाद में ये क्षमता शरीर के परिधि की तरफ यानी हाथों और पैरों की तरफ जाती है। तो शरीर का सेंटर वाला हिस्सा पहले डेवलप होगा, फिर बाहर की भुजाओं की तरफ या पैरों की तरफ जो गामक विकास है वो बहता है। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि जो गामक विकास होता है इसमें 4 दिशाएं होती हैं। सामान्य से विशिष्ट होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, और केंद्र से परिधि की तरफ या समीप से दूर की तरफ होता है। इन दोनों डायग्राम से आपको ये चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम 2 प्रकार की गामक क्रियाओं की चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कई बार आरपीएससी ने भी और अदर एग्जाम्स में, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो कोई और सीटेट हो या रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, सब में आते रहते हैं। स्थूल का मतलब होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, सॉरी, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी का ग्रॉस और नेट, आप कभी भी कोई भी अगर सामान भी खरीद के लाते हैं तो उसमें 2 प्रकार के वजन लिखे रहते हैं, एक ग्रॉस वेट होता है, एक नेट वेट होता है। ग्रॉस वेट का मतलब है विद पैकिंग। तो ये जो हमारी पूरी पैकिंग है हेड से लेकर टॉ तक, इस पूरी पैकिंग का जब आप यूज करते हैं किसी भी क्रिया में तो वो कहलाती है स्थूल गामक क्रिया। अब स्थूल गामक क्रिया में जैसे आप अगर कोई बच्चा खड़ा है तो उसका पूरी बॉडी का यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं या कोई स्केट बोर्ड पर आप स्केटिंग कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं या आप किसी चीज को उठाने के लिए झुक रहे हैं, कोई वजन आप उठा रहे हैं, कोई बॉल फेंक रहे हैं या किसी बॉल को कैच कर रहे हैं, रस्सी से आप जंप कर रहे हैं, जंप ले रहे हैं,
आप उछल कूद कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे कैरम खेलने में आपकी पूरी बॉडी का यूज नहीं, क्योंकि कैरम में तो आपको जो स्ट्राइकर होता है उससे सिर्फ इस अंगुली से उसको दिशा देनी है। चेस खेलने में आपके खाली एक दो अंगूठे का इस्तेमाल हो रहा है, वहां ये काम नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिसमें पूरी बॉडी का यूज होता है। जब आप अपना हाथ हिला रहे हैं ऐसे हेलो, तो ये क्या है, कितना हिस्सा यूज हो रहा है आप देख लो ना, कंधे से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा यूज हो रहा है ऐसे, तो इसको भी हम लोग स्थूल के अंदर ही काउंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कार्ट व्हील बना रहे हैं, जैसे इस प्रकार हम कहीं घूमते हैं ना बच्चे, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे वीडियो आते हैं, जैसे ऐसे करके पूरी बॉडी को ऐसे रोल करते हैं, या आप अपने दोनों हाथों को उठा रहे हैं, आप तैर रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, या आप वॉकिंग कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज आपकी वो होती हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी का यूज होता है, या आप कह सकते हैं कि आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज होता है। अब हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स का। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है शरीर के किसी अंग विशेष का इस्तेमाल होता है। यहां पूरी बॉडी का यूज ना होकर किसी पार्ट का यूज होता है। जैसे इस बच्ची को आप देखिए, ये जब पेपर पे कुछ ड्रॉ कर रही है, कुछ लिख रही है, तो इसमें सिर्फ शरीर के उस अंग का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे खाली हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। या जैसे ये बच्चा इन बीड्स को, इन मनकों को इसके अंदर फिट कर रहा है, या ये बच्चा इन खिलौनों से खेल रहा है, या किसी बटन को दबा रहा है, या आप इस प्रकार का कोई आप इमारत बना रहे हैं, कोई मंजिल बना रहे हैं, जैसे छोटे छोटे खिलौनों को आप एक साथ सेट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों में आपके शरीर के सूक्ष्म अंगों का प्रयोग होता है। चाहे लिखना हो, पेंटिंग करनी हो, ड्राइंग करनी हो, स्केच करना हो, या आप जैसे सुनार का जो काम होता है वो बहुत बारीक काम होता है, तो वो भी किस में आ जाएगा, आपके सूक्ष्म कार्यों में आ जाएगा, या फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। विद्यालयों में गामक विकास के लिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्थूल गामक क्रियाओं का विकास करना है, या ग्रॉस मोटर स्किल्स का अगर आपको विकास करना है, तो ऐसे में आप उन एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं जिसमें पूरी बॉडी का यूज हो, चाहे वो एक प्रकार से जंपिंग करनी हो, रस्सी कूदना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो। लेकिन अगर आपको सूक्ष्म क्रियाओं का अगर आपको सिखाना है, तो ऐसे काम सिखाने जिसमें शरीर के सूक्ष्म अंगों का काम हो, चाहे ड्राइंग करना हो, पेंटिंग करना हो, चीजों को बनाना हो, मिट्टी से कोई कलाकृति बनानी हो, ऐसा कोई भी काम आप वहां पे यूज कर सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्ष के भीतर और बाहर गामक कौशलों से संबंधित क्रियाएं करवाने की व्यवस्था करें। ऐसा शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि जैसे प्रश्न भी ऐसा आ सकता है कि गामक क्रियाओं के विकास के लिए एक शिक्षक को निम्न में से कौन सी गतिविधि संचालित करनी चाहिए। तो दिए गए विकल्पों में हमें वो एक्टिविटी चूज करनी होती है जिसमें शरीर के अंगों का यूज हो रहा हो। अगर स्थूल गामक क्रियाओं का विकास करना तो पूरी बॉडी का यूज होना चाहिए, और अगर सूक्ष्म का इस्तेमाल करना है तो शरीर के किसी अंग विशेष का इस्तेमाल होना चाहिए। विद्यालय का जो खेल का मैदान है वो शारीरिक और गामक विकास का केंद्र होना चाहिए। ये जो मैंने इमेज आपके सामने ली है, ये गामक विकास को बताने के लिए ली है। आप और हम जब बहुत छोटे थे तब हम एक गेम खेलते थे, खेल खेलते थे, जिसमें 5 पत्थर हम लोग लेते थे और उन 5 पत्थरों को ऐसे उछालते थे, उछालकर और उनको ऐसे यहां बैलेंस करने की कोशिश करते थे। जब आप अपने पत्थरों को यहां बैलेंस करते हैं तो आप खुद देख लीजिए कि आपके शरीर की मांसपेशियों का कितना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जो एक्सपर्ट खिलाड़ी होते थे मोहल्ले के, जिनके साथ खेलने में कई बच्चों को डर लगता था कि ये तो हमेशा हरा देगी या हरा देगा, तो वो क्या करते थे, इतने कुशल होते थे कि कैसे भी अंगुलियों को चाहे फैलाना पड़े चाहे इकट्ठा करना पड़े, वो पत्थरों को यहां रख देते, फिर उनको उछालना, फिर एक एक को उठाना। अच्छा, कई बार 2 पत्थर पास में होते तो इस प्रकार से उठाना होता था कि दूसरा पत्थर हिल नहीं जाए, अगर हिल गया तो आउट हो जाएगा। 2-2 के सेट, 3-3 के सेट, 4-4 के सेट, और इसमें ये तो होते थे सामान्य खिलाड़ी, और इनमें जो अल्ट्रा मैक्स प्रो होते थे, आजकल ये टर्म यूज किया जाता है अल्ट्रा मैक्स प्रो, यानी जो मतलब बड़े धुरंधर खिलाड़ी होते थे, वो तो वो वाला गेम खेलते थे। पत्थर को उछालने के बाद हम लोग तो ऐसे ऐसे लेते थे, वो ऐसे पकड़ते थे, ऐसे, हमारे राजस्थानी में से बोलते टांटिया, मतलब एकदम तिरछा खेलते थे। वो तो पत्थर को उछाला और वो पत्थर ऊपर से नीचे आए, तब तक नीचे वालों को इकट्ठा करके उसके साथ उसको उठाना।
क्या आपकी हैंड बॉडी या जो शरीर की जो मसल्स हैं उनके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कितना अच्छा इसके अंदर आपका डेवलपमेंट होता था। लेकिन आजकल ये सब बंद हो गया क्योंकि बच्चे मोबाइल तक सीमित हो गए। अगर आपके बच्चे मोबाइल तक सीमित हो गए तो आप यकीन मानिए कि ना तो उनका शारीरिक विकास होगा और ना ही उनका गामक विकास होगा। बच्चे का गामक विकास होगा जब वो कागज को काटता है, कागज को मोड़ता है, जब वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है। मोबाइल पर कागज काटने मोड़ने के या वीडियो गेम्स देखने से हमारे शरीर की मांसपेशियों का विकास नहीं होगा। तो ये तो था हमारा गामक विकास। जैसा मैंने कहा था कि हम गामक विकास जो कि छोटा सा बिंदु है, इसके साथ हम भाषा विकास को भी लेंगे। तो भाषा का जब विकास होता है, कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या भारत की अन्य कोई संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हो या विदेशी कोई भी भाषा हो, हर भाषा का एक स्ट्रक्चर होता है। हर भाषा में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन नियमों के आधार पर उस भाषा के वाक्यों की रचना होती है, जिन्हें हम लोग व्याकरण के नाम से जानते हैं। कोई भी भाषा जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है उसके अंदर पाए जाने वाले स्वर और व्यंजन, या जिनको हम लोग ध्वनियां कहते हैं। ध्वनियां जो होती हैं वो ध्वनियां मिलकर वाक्य एक शब्द का निर्माण करती है। जैसे च के आगे आप मात्रा लगा देंगे तो छोटी मात्रा लगा देंगे तो ची, और बड़ी मात्रा लगा दी तो ची। अब देखिए, मैं आपको बुरा मत मानना, लेकिन हमें बचपन से एक चीज गलत पढ़ाई गई है। वो क्या है? क, का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, खे, कई, को, कऊ, कंग, क। बताया गया। अब आप मुझे बताइए, जब आप बोलते हैं किसी, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि छोटा की बड़ा सी, नहीं बोलते। आप ऐसे बोलते हैं किसी। क्यों? क्योंकि उच्चारण इसी प्रकार से करना है। अब अगर बच्चों को यह सिखाया जाए, अब आजकल वर्तनी की त्रुटि इतनी ज्यादा होती है, और मैं आप लोग शिक्षक को इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि शिक्षक जब बोर्ड पर गलती करता है तो वह गलती सारे बच्चों तक कोरोना की तरफ फैलती है। तो आपकी वर्तनी, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो वो लैंग्वेज ही तो शिक्षण में, पिछली हमने पेडागोजी वाली क्लास में पढ़ा था कि जो शिक्षण के अंदर जो भाषा होती है वो संप्रेषण का काम करती है। तो आपकी भाषा पर जितनी अच्छी कमांड होगी बच्चों के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब यहां समझ लीजिए कि जब हम बच्चों को कैसे लैंग्वेज पढ़ाएं, तो क, खा, की बहुत शॉर्ट ब्रीद होती है, बहुत छोटा सांस लेना पड़ता है। की, देखो छोटा बड़ा नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? की, कु, खू। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे जब लिखते हैं तो उस समय वो गलती नहीं करते। अब जैसे बहुत सारे बच्चे दूध लिखते हैं, तो वो लिखते तो बोलते तो दूध है, लेकिन लिख देते हैं दूध, यानी छोटी मात्रा लगा देते हैं। अब वही दूध जब बच्चे पढ़ेंगे, छोटे बच्चे पढ़ेंगे, तो वो आपको क्या लगता है? वो दूध बोलेंगे, वो लिखेंगे तो बोलेंगे तो दूध और लिखेंगे दूध। ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, जिसका मेन जो कारण होता है वो हमारी शुरू के समय में हमारे द्वारा गलत तरीके से जो ध्वनियां सिखाई गई हैं उनका परिणाम है। तो भाषा विकास का ये जो आप वृत्त देख रहे हैं, इसके सबसे सेंटर में आता है, सबसे पहला पार्ट आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब होता है ध्वन्यात्मकता। ध्वनि, फोनेटिक्स ध्वनि के लिए बना है। तो जब आप बोलते हैं क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? ध्वनियां हैं। हर भाषा की अपनी ध्वनियां होती है। जिन ध्वनियों से हम परिचित हो जाते हैं वो हमारे लिए भाषा बोधगम्य हो जाती है। जिन ध्वनियों से हम परिचित नहीं होते उनसे वो हमारे लिए एक प्रकार से विदेशी भाषा हो जाती है। जब आप बोलते हो अ, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये क्या है? अंग्रेजी की ध्वनियां। तो ये जो ध्वनियां हैं ये फोनेटिक्स पढ़ते हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर के या जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जैसे थ हिंदी में होता है, लेकिन अंग्रेजी में फोनेटिक्स में थ को बताने के लिए थीटा वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि थीटा थ होता है। जैसे हिंदी में स को बताने के लिए आपके फोनेटिक्स में इंटीग्रेशन वाला जो चिन्ह होता है, इस प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल
किया जाता है। ये क्यों किए जाते हैं? उच्चारण को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए। तो इनको हम लोग कहते हैं फोनेटिक्स यानी ध्वन्यात्मकता। ध्वनियों के बाद ऊपर आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान का मतलब क्या होता है? ध्वनि विज्ञान का मतलब होता है कि ऐसी चीजें, ऐसी ध्वनियां जो सार्थक हो, किसी में सार्थक अंतर ले आए। जैसे जब मैं बोलता हूं चीता, अब देखो आपको पता है चीता, और जब मैं बोलता हूं चिंता, अब चीता और चीता में किसका अंतर है? सिर्फ एक अनुस्वार का अंतर है, लेकिन वो शब्दों के अर्थ को बदल देता है। जैसे आप कहते हैं कुल और कूल, अब कुल और कूल में खाली एक ध्वनि का ही तो अंतर है, कुल कूल। अब ये जो ध्वनि का अंतर होता है, ये एक शब्द के पूरे अर्थ को बदल देता है। तब हम फोनोलॉजी में इसको ध्वनि विज्ञान कहते हैं, ऐसी ध्वनियां जो किसी शब्द में सार्थक अंतर ले आती है। ये ध्वनियां मिलकर मोर्फोलॉजी बनाती है। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकृति विज्ञान, यानी ये ध्वनियां जब आपस में इकट्ठी होती हैं एक क्रम में, तो वो उस भाषा के शब्दों की रचना करती है। तो किसी भी भाषा का जो मूल भाग होता है वो तो होती है उसकी ध्वनियां। ध्वनियां में बनाती हैं शब्द को। जैसे जब आप कहते हो चिता या चिंता, तो ये शब्द हैं। जब आप शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, जैसे हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से, मैं भूल गया, अपादान के लिए सपादान से, ऐसे कुछ होता होगा, मैं याद नहीं, लेकिन वो सिंटेक्स कहलाता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। जब आप इसको पैसिव में बदलते हैं तो यही तो होता है ना कि मैंगो, राम आम खाता है तो आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो मैंगो इज ईटन बाय राम। तो जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये सारे जो नियम होते हैं व्याकरण के, उनको हम कहते हैं वाक्य विन्यास या सिंटैक्स। सिंटैक्स के बाद अगला आ जाता है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान का मतलब होता है किसी भी वर्ड का जो शब्द से अर्थ होता है, जो उसका रियल अर्थ होता है, उसको बच्चा समझने लग जाता है। तो जैसे जब आप कहते हो कि कोई भी मान लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो कोई बच्चा इसका अर्थ लगाता है कि रहीम जी कह रहे हैं कि घर में पानी को रखना चाहिए, अगर घर में पानी नहीं होगा तो सब सूना हो जाएगा। अब यहां बच्चा उसका शाब्दिक अर्थ ले रहा है। जब आपने किसी को कहा कि अरे वह तो गाय है, और कोई बच्चा इसका यह अर्थ ले रहा है कि उन्होंने मेरे को गाय बना दिया, मेरे को पशु बोला उन्होंने, ये किसी भी वाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब एक तो होता है उसका शाब्दिक अर्थ, एक होता है उसका छुपा हुआ अर्थ। तो सिमेंटिक्स के बाद, सिमेंटिक्स में तो बच्चा उसका शाब्दिक अर्थ लेता है, लेकिन जब उसके कल्चर का प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है, जब वो सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ जाता है, तब हम उसका वो शाब्दिक अर्थ ने लेकर उसका भाव पकड़ते हैं। और जब भाव की बात आ जाती है, तब आ जाता है प्रैग्मेटिक्स। इसको व्यवहारिकता भी कहा जाता है और प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। व्यवहारिकता का मतलब है कि किसी भी वर्ड का वो भाव क्या है। जब आप किसी को कहते हो कि वह तो नीरी गाय है, जो लोकोक्तियां हम यूज करते हैं, जो प्रोवर्ब्स हम यूज करते हैं, जो सेइंग्स होती है, जो लोकल सेइंग्स होती है जिनको लोकोक्तियां कहते हैं, या जो मुहावरे हम यूज करते हैं, वो जो होते हैं वो प्रैग्मेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। ये भाषा का सर्वोच्च स्तर होता है जब आप अपने उदाहरणों में लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी की गलती बताने के लिए आप ये कहते हो कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ी लेते हैं कि भी उसको नाचना नहीं आता और वो आंगन को टेढ़ा बता रहा है। इसका हम दूसरा अर्थ ये लेते हैं कि व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरी चीजों पर अपने दोष मढ़ देता है। तो ये जो प्रक्षेपण रक्षा युक्ति जो हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, इसको बताने के लिए जब हम ये कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये सिमेंटिक्स में ना आकर ये किस में आ जाएगा, ये प्रैग्मेटिक्स में आ जाएगा, या ये व्यवहारिकता में, या ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो कल्चर है उसका पार्ट आ जाता है। जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो किसी बात को डायरेक्ट कहने के बजाय
इनडायरेक्टली अन्य तरीके से समझा देते हैं। तो ये अन्य तरीके से समझाना लेकिन समझना वही जो वो समझाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा संप्रेषण का पार्ट होता है और इसमें प्रैग्मेटिक्स का यूज होता है। तो भाषा का विकास किन चरणों में होता है? फोनेटिक्स से फोनोलॉजी, फोनोलॉजी से मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से सिंटेक्स, सिंटेक्स से सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स से प्रैग्मेटिक्स। या आप कह सकते हैं कि ध्वन्यात्मकता से ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान से मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, उससे सिंटेक्स यानी वाक्य रचना या वाक्य विन्यास, उसके बाद सेमेंटिक्स यानी अर्थ विज्ञान और उसके बाद में व्यवहारिकता या प्रैग्मेटिक्स या प्रयोजनवाद। ये है हमारी भाषा विकास के इन चरणों का पार्ट। अगले एपिसोड में हम भाषा विकास में स्किनर का क्या उनकी जो भाषा विकास में स्किनर का क्या मानना है, चॉम्स्की का क्या मानना है और भाषा विकास किन चरणों में होता है। जैसे पहले बच्चा कूइंग करता है, उसके बाद में वो बैबलिंग करता है, फिर वो एक शब्द बोलता है, फिर वो दो शब्द बोलता है और फिर वो ऐसे वाक्य बना लेता है जो मतलब बड़ों बड़ों की तरह। तो इन सब चरणों के ऊपर हम अगले एपिसोड 8वें में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।